इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो हर सेल के पास मेम्ब्रेन होती है जिससे कि वो अपने कंटेंट्स को सेपरेट रख सकता है ना। मेम्ब्रेन होती है जिससे कि वो अपने ओन कंटेंट्स को सेपरेट रख सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो अगर सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है तो वो अपने आप को अलग कर लेता है एनवायरनमेंट से। तो कोई भी सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो ईजिली सेल के अंदर नहीं आ सकता, उसको पास होना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। तो जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो दोज ऑर्गेनिजम्स नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिससे कि तरह तरह के प्रोटीन्स, एंजाइम्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स के शुगर्स दे आर फॉर्म्ड। एंड इससे क्या होता है कि सेल का फंक्शन चलता रहता है, ठीक है ना। टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस आइसोलेट एनवायरनमेंट में होते रहें, कहने का मतलब ये साथ में ना होकर के वो सेपरेट प्लेसेस पर सेपरेट प्रोसेस से चल रहे हैं। अगर वो इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के साथ तो अच्छा होगा। उसके लिए क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं यानी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं वो सेल में अलग अलग जगहों पर बने रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन मेंटेन होता है और डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस आसानी से चलते रहते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर गोइंग ऑन इन द साइटोप्लाज्म because such membrane bound structures are lacking in the prokaryotic cells, so they are dependent on the cytoplasmic content only। जो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है लेकिन हमारे यूकैरियोटिक सेल में ये संभव है। तो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये आपको किससे दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई देते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, न्यूक्लियस जो है वो तो हमको किसी स्लाइड्स में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भी दिखाई दे जाएगा। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पहले बात करके रखी हुई है, ठीक है ना। और दूसरी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपैरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, ठीक है ना। ये सारी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज ये क्रूशल फंक्शंस में काम आती हैं सेल के लिए। अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क रेटिकुलम, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। सो कैसा दिखता है ये, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के जैसा, कभी कभी राउंड या कभी कभी ऑबलॉन्ग बैग्स या वेसिकल्स। तो कहने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको राउंड स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स यानी छोटे छोटे ट्यूब्स लॉन्ग, या रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑबलॉन्ग बैग्स जिन्हें कहते हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो देखो ये हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस पार्ट ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पार्ट, ओके। आपको दिखाई दे रहा होगा वेयर इट इज़ प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये। अब कुछ आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा, देखो ये कैसे हैं, लॉन्ग रॉड लाइक हैं, शीट लाइक हैं, है ना, इस तरह के हैं। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसे शीट्स हैं जिस पर आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो ये यहाँ आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये
तो दीज आर राइबोसोम्स, ये क्या है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जहाँ पर होंगे समझ लो वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे देखो ये रहा, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये ऐसा एंडोप्लाज्मिक, ये वाला, जहाँ पर आपको राइबोसोम दिखाई दे रहा है तो उसे आप बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज देखो सरफेस कैसा नज़र आ रहा है, रफ नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन द सरफेस। तो दानेदार सरफेस नज़र आ रहा है, तो रफ हो गया ये सरफेस। रफ क्यों है, बिकॉज यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको नज़र आ रहा है, जैसे देखो ये वाला, ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, स्मूथ। देखो क्योंकि इसके सरफेस पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना। ऐसे देखो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ स्मूथ है, इसके सरफेस पर आपको कोई भी राइबोसोम नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम हम इसको देख के बना सकते हैं, आपको न्यूक्लियस के पास इसको बनाना पड़ेगा, और इसको दो अपीयरेंस आप दे सकते हो, रफ का भी और स्मूथ का भी। तो आइए वापस चलते हैं टेक्स्ट मटेरियल पर। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपनी जो मेम्ब्रेन है, जो यानी जो कवर है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है स्ट्रक्चर में। और दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं हमको, रफ एंड स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों है, बिकॉज उसके पास राइबोसोम्स अटैच हैं, है ना, उसके सरफेस पर, है ना। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो ये राइबोसोम्स आपको हर प्रकार के सेल में देखने को मिलने वाले हैं। तो और ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और जो प्रोटीन बनते हैं उनको सेल के अलग अलग प्लेसेस पर भेज दिया जाता है जहाँ उनकी नीड होती है, ठीक है ना। तो अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, क्योंकि यहाँ तो राइबोसोम है नहीं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है फैट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, जिनको हम लिपिड्स भी कहते हैं, और ये भी सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। भाई आपको तो पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ लिपिड। तो लिपिड कहाँ से बनता होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से ही बनता होगा। तो सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द cell membrane. So this process is termed as membrane biogenesis, and it is an important question. What is membrane biogenesis? So in membrane biogenesis, what we see that the proteins produced by the ribosomes of endoplasmic reticulum and the lipids produced by the smooth endoplasmic reticulum are required for the formation of cell membranes, and this is called as membrane biogenesis. और भी प्रकार के प्रोटीन्स इसके अंदर बन सकते हैं, केवल सेल मेम्ब्रेन वाले ही नहीं, है ना। तो सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स भी इसमें बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो एंजाइम की तरह या हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, तेज़ कर देते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर मैसेंजर्स, है ना। तो ये मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और हमारे जो बॉडी है उसके फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, मैसेंजर का काम हार्मोन करते हैं, तो बायो कैटलिस्ट का काम एंजाइम करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, आपने देखा कि शीट के जैसा भी है, कहीं कहीं तो ये रॉड लाइक है ना। तो अलग अलग काइंड्स का नेटवर्क टाइप का बना लेता है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट पार्ट, द वन फंक्शन ऑफ द ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल for transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। यानी देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट है, तो ये एक काम तो ये भी करता है कि न्यूक्लियस से मटेरियल्स का आदान प्रदान, एक्सचेंज, है ना, वो करता है। उसके अलावा ये न्यूक्लियस से मटेरियल लेके साइटोप्लाज्म की तरफ भी ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो
तो ये मोस्टली प्रोटीन्स को ऐसे ही मूव कराता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये एक नेटवर्क बना देता है जिसके थ्रू ये सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में फ्रेमवर्क भी बनाता है, खांचा बना देता है। फ्रेमवर्क का मतलब खांचा बना देता है जिसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं। तो जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक सा फ्रेमवर्क सेल को, जिसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ चल सकती हैं। तो मतलब ये वो प्लेस बन जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो सकते हैं। जैसे इन द लिवर सेल्स, जैसे वर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन एनिमल्स में जो लिवर सेल होते हैं, है ना, वहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या करता है? बहुत सारे पॉइजन्स या ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को और ड्रग्स को। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिवर सेल्स में है, किसके? वर्टिब्रेट्स के, वो क्या करेगा? ड्रग्स की और पॉइजन्स की टॉक्सिसिटी को कम करेगा, मतलब उनके स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देगा ताकि वो टॉक्सिक इफेक्ट शो ना करें। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। तो यहाँ पर भी देखो, इसमें इसमें आप देख लो प्लांट सेल में। तो कैन यू आइडेंटिफाई वेयर इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यस वी कैन, दिस इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नाउ दिस वन smooth endoplasmic reticulum, this one also smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Okay, so we can easily identify the rough and smooth endoplasmic reticulum in plant cells also, which is found near the nucleus.